हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल पीक के न्यू एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंटेंस को दिखाया जा रहा होता है। सेंटेंस कैरी होते हैं। जब हमने उस पर्सन को डिस्कवर किया तो सारी सिचुएशन उसी पर्सन के फेवर में थी और साथ ही में उसने सेंटेंस का टेस्ट भी पास कर लिया था, इसीलिए मेरे पास उसको एक्सपोज करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। यांग काई कहता है, क्या इन सबके पीछे कोई पर्सन है जो सीक्रेटली इन सब की प्लानिंग कर रहा है? और सेंटेंस, क्या आप उसके बारे में जानते हो? सेंटेंस कैरी होते हैं। वेल, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। मेरे हिसाब से वो कोई मास्टरमाइंड हो सकता है जो सीक्रेटली इन सब की प्लानिंग कर रहा है। पहले मैं खुद ही इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे, इसलिए मैंने इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया। अब जबकि ट्रू होली चाइल्ड मिल चुका है तो इसलिए उस इम्पोस्टर को एग्जिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुँह कैरी होती है, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? सेंटेंस कहती है, वह पर्सन अभी भी कल्टिवेशन कर रहा है और हमें इस मैटर में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने उसको उसकी कल्टिवेशन के दौरान डिस्टर्ब किया तो उसकी कल्टिवेशन डिमोलिश हो जाएगी या फिर वो मर भी सकता है। यांग काई कहता है, जैसा कि तुमने पहले मेंशन किया था, जो पर्सन अभी फेक होली चाइल्ड बना हुआ है उसको खुद ही नहीं पता कि वो होली चाइल्ड है या नहीं, तो फिर ठीक है, हम उस इनोसेंट पर्सन को परेशान नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उस कल्प्रिट के पीछे जाएंगे जो इन सबकी सीक्रेटली प्लानिंग कर रहा है। सेंटेंस कैरी होती है, आखिर तुम कैसे उस मास्टरमाइंड को एक्सपोज करोगे? और यांग काई कहता है, अभी के लिए हमें उस पर्सन को अकेला छोड़ देना होगा और ना ही हमें होली चाइल्ड की आइडेंटिटी को रिवील करना चाहिए। सेंटेंस कहती है, आखिर तुम क्या चाहते हो? यांग काई कह रहा होता है कि जब मैं सिटी में एंटर करने वाला था तो मैंने इस न्यूज़ को चारों ओर स्प्रेड कर दिया, लेकिन अब जब मुझे यह सब पता चल चुका है तो इसलिए होली चाइल्ड अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंटेंस कहते हैं, क्या तुम अभी शैडो में रह के काम करना चाहते हो? यांग काई कहता है, एग्जैक्टली, अभी के लिए मेरा यही प्लान है। और यांग काई कहता है कि आपने मुझे मेन हॉल में टेस्ट देने के लिए कहा है ना, तो जब मैं उस मेन हॉल में टेस्ट देने के लिए जाऊँगा और मैं उस टेस्ट को फेल कर दूंगा तब आप मुझे इम्पोस्टर डिक्लेयर कर देना और मुझे उसी समय मार देना। जब यह न्यूज़ चारों ओर स्प्रेड हो जाएगी तब डिसाइपल पूरी तरह से घबरा जाएंगे, तब आप उसी समय फेक होली चाइल्ड को सबके सामने इंट्रोड्यूस कर देना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि होली चाइल्ड कौन है, डिसाइपल और इस दुनिया को बस होली चाइल्ड ही चाहिए। आप इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठा के इंक सेक्ट के ऊपर अटैक कर देना, जिससे कि प्रोफिशिएंसी पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी। सेंटेंस कैरी होती है, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हमें इसमें बिल्कुल भी डेली नहीं करनी चाहिए। और सेंटेंस वहाँ से चली जाती है। मो यांग काई से कहते हैं, तुम अपनी ट्रू एलिमेंट की कल्टीवेशन के साथ इन सब कामों को नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना होगा। यांग काई कह रहा होता है कि मैंने खुद को ब्रेक थ्रू करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन इस वर्ल्ड का लॉ मुझको सप्रेस कर रहा है। मो कैरी होती है, आफ्टर ऑल तुम इस वर्ल्ड को सेव करने वाले हो, इसीलिए तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में इंक को अवेकन कर सकती है। इसीलिए जब तुम इस वर्ल्ड में आए तब तुम्हारी कल्टीवेशन सप्रेस हो गई। और उसने अपनी उंगली पे जो एनर्जी गैदर की होती है यांग काई के सर के अंदर उस एनर्जी को घुसा देती है, यानी कि अंदर भेज देती है। और कैरी होती है, अभी के लिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर देती हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है यांग काई की कल्टीवेशन पीक ऑफ इमोर्टल असेंशन रिलम पे पहुंच जाता है। यांग काई कह रहा होता है कि सीनियर, क्या आप भी मेरे साथ हेल्प करोगे इंक सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में? मो कहती है, इतने लंबे सालों से मैंने इन सब की प्लानिंग की, जिससे कि मेरी पावर दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है और मैं अपने आप को ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। यांग काई कह रहा होता है कि सीनियर, मुझे माफ़ कीजिए ऐसी क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि आखिर उस टेस्ट में होगा क्या? मो कह रही होती है, उस सीक्रेट प्लेस में मैंने इंक फोर्स को सील किया है, जो भी पर्सन होली चाइल्ड नहीं होगा उस फोर्स से अफेक्ट हो जाएगा और इंक डिसाइपल बन जाएगा। ट्रू होली चाइल्ड उस इंक फोर्स से उसे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि उसको मेरा अप्रूवल होगा और उसको एक सीक्रेट टेक्निक पास की होगी, वो सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से इंक फोर्स से बच जाएगा। यांग काई कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसा ही है तो उस इम्पोस्टर ने उस इंक फोर्स से कैसे बच गया? और अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि उस इम्पोस्टर ने कोई दूसरा मेथड यूज़ किया होगा इंक फोर्स से बचने के लिए। मो कैरी होते हैं, वेल ये वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। प्रीवियस सेंटेंस और जैंग फ्लैग के मास्टर वो दोनों सीक्रेटली एक दूसरे से प्यार करते थे और बाद में उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। सेंटेंस मरने से पहले उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक को जैंग फ्लैग के मास्टर को पास डाउन कर दिया। यांग काई कह रहा होता है, सीनियर, आपके कहने का ये मतलब है कि जो जैंग फ्लैग का मास्टर, उसको पहले से ही पता है कि रियल
मास्टरमाइंड कौन है। वो कहती है जैसे कि तुम्हें जैंग फ्लैग के मास्टर के ऊपर शक है, वह पूरी तरह से इंक सेक्ट के लिए लॉयल नहीं है, लेकिन वह अपनी सेल्फ डिज़ायर के लिए अंधा हो गया है। इवन कि वो स्पिरिट रिलीजन सेक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वो फिर भी इंक को अपोज करेगा। और इसके अलावा दूसरा भी रीज़न है, जिस बच्चे को उसने जन्म दिया था वो और कोई नहीं, करंट जनरेशन की सेंटेंस है। यांग काई कह रहा होता है ये कितनी निराशाजनक बात है, एक फादर खुद ही की बेटी से पावर के लिए फाइट करना चाहता है। मो कहती है ये वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। पहली बात तो करंट जनरेशन के सेंटेंस को उसको नहीं पता कि जैंग फ्लैग का मास्टर उसका डैड है, और न ही जैंग फ्लैग के मास्टर को मालूम है कि वो उसकी बेटी है। और मो कहते हैं अभी जो भी बात हुई ये हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, तुम इस बात को बाहर किसी को मत बताना। यांग काई कहता है अच्छा सीनियर मैं समझ गया। और फिर उस रूम में एक छोटी बच्ची आ जाती है। वो छोटी बच्ची यांग काई से कह रही होती है आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और वो छोटी बच्ची यांग काई को बस ऐसे देखे जा रही होती है। यांग काई छोटी बच्ची के पास जाता है, उसके सर पे हाथ रख के कह रहा होता है लिटिल गर्ल आखिर तुम मुझे कब से ऐसे देखे क्यों जा रही हो। उस छोटी लड़की को यांग काई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में यांग काई को मारते हुए कह रही होती है तू गंदी शकल के आदमी, आखिर तू मेरे घर में इतनी रात को कर क्या रहा है, आखिर तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। यांग काई उस लड़की को पहले पहचानता नहीं है, फिर वो उसके बाद उस लड़की को पहचान जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है अरे ये तो वही लड़की है, जब मैं सिटी में एंटर कर रहा था तो इस लड़की ने मुझसे ये कहा था कि मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा गंदी है। वो छोटी बच्ची मुँह के पीछे जाके छुप जाती है। मुँह यांग काई को इस लड़की के बारे में बता रही होती है इस लड़की का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं, इसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना किया होता है। और यांग काई सीनियर को गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। यांग काई को ऐसे जाते हुए देख के मुँह कह रही होते है यांग काई अब ह्यूमन रेस का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। यांग काई कह रहा होता है सीनियर आप बस इंतजार कीजिए, आपको एक गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। वो छोटी बच्ची रूम से बाहर आती है और कह रही होती है सिक्स सिस्टर आखिर ये पर्सन कौन था, मैं नहीं जानती लेकिन इसकी शक्ल मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। मुँह छोटी बच्ची से कहती है देखो किसी को बिना वजह के हिट करना ये बहुत गलत बात होती है। वो छोटी बच्ची कह रही होती है अच्छा चलो ठीक है, फिर जब वो अगली बार आएगा तो फिर मैं यहाँ से खेलने चली जाऊँगी। और अगला सीन शिफ्ट होता है स्पिरिट रिलीजन सेक्ट के एशियंट ग्राउंड की ओर, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है सेक्ट के सभी लोग फॉर्मेशन बना के एकदम अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। यांग काई उनको देख के कह रहा होता है आखिर इन सब का क्या मतलब। सेंटेंस कह रही होती है तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपना फाइनल टेस्ट देना है, जब तुम उस टेस्ट को पास कर लोगे तब फिर हम तुम्हें होली चाइल्ड के रूप में एक्नॉलेज कर लेंगे। यांग काई कहता है तुमने तो ये बात मुझे पहले मेंशन नहीं की थी। वो ओल्ड फ्लैग मास्टर कह रहा तो क्या हुआ, अब तो हमने तुम्हें बता दिया। उसकी ऐसी बातें सुन के यांग काई को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कह रहा होता है कि ओल्ड मैन क्या तुम मेरे साथ कोई ट्रिक प्ले करना चाहता है। फिर दूसरा फ्लैग मास्टर कह रहा होता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें तो बस टेस्ट ही देना है। वो दोनों फ्लैग मास्टर कह रहे होते हैं सेंटेंस अब हम टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। और जो सेंटेंस होती है अपने हाथ में एक एनर्जी को गैदर करने लगती है। वह उस एनर्जी की हेल्प से यांग काई के नीचे एक फॉर्मेशन सेटअप कर देती है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से इंक फोर्स निकलती है और वो इंक फोर्स यांग काई के बॉडी के अंदर चल जाती है, जिससे कि यांग काई को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। यांग काई की ऐसी सिचुएशन देख के वो दोनों फ्लैग मास्टर कह रहे होते हैं इस कमीने की इतनी हिम्मत कि अपने आप को होली चाइल्ड बनने की कोशिश करे। और वो ओल्ड मास्टर कह रहा होता है इन जैसे कुछ कमीने लोग होते हैं जो लालच में अंधे हो जाते हैं और ऐसी चीज़ कर बैठते हैं। सेंटेंस यांग काई को गुस्से में कह रहे होते हैं मुझे ये बता आखिर तेरा होली चाइल्ड बनने का मकसद क्या था। यांग काई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अब मैं होली चाइल्ड हूँ, आखिर मैं प्रिटेंड क्यों करूँगा होली चाइल्ड बनने का। सेंटेंस उससे कहती है आखिर तू किस तरह की नॉनसेंस बातें कर रहा है, अगर तू होली चाइल्ड होता तो फिर तेरे को ये इंक फोर्स कोई भी अफेक्ट नहीं करती। अभी तेरी बॉडी में चारों ओर इंक फोर्स फैल चुकी है, यह तो इम्पॉसिबल है कि तू होली चाइल्ड हो सकता है। और सेंटेंस कहते हैं साथ ही में स्पिरिट रिलीजन सेक्ट का होली चाइल्ड 10 साल पहले ही अपीयर हो गया था। यांग काई उनकी बातें सुन के कह रहा होता है अगर ऐसा था तो फिर तुमने मुझे टेस्ट देने के लिए क्यों कहा। वो ओल्ड फ्लैग मास्टर कह रहा होता है जब तुमने सिटी में एंटर किए तो फिर तुमने चारों ओर हंगामा फैला दिया, इसीलिए हमने तुम्हें टेस्ट देने के लिए कहा ताकि हम इन सिचुएशन के बारे में डिसाइपल को एक्सप्लेन कर पाए। और सेंटेंस कह रही होती है तेरे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर कर दे या तो फिर तू मारा जा। यांग काई को गुस्सा आ जाता है। वो सेंटेंस की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है मैं सरेंडर अपने सपने में करूंगा। और वो जो ओल्ड फ्लैग मास्टर कह रहा होता है लगता है ये पर्सन मरना चाहता है। और सिस्टरली यांग काई के पीछे अचानक से अपीयर हो जाती है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करने वाली होती है। यांग काई अपनी पंच को प्रिपेयर कर लेता है सिस्टर ली की ओर मारने की ओर, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो ओल्ड फ्लैग मास्टर यांग काई की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है कि ये पर्सन हमारे सेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए सबसे पहले मैं इसे अटैक करके मारने लगता हूँ। और जो दूसरा फ्लैग मास्टर होता है वो कह रहा होता है मैं भी आपकी हेल्प करने आ रहा हूँ। तो और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यांग काई को तीनों फ्लैग मास्टर ने घेर लिया होता है और उन लोगों ने वहीं पर यांग काई को मार दिया होता है। एक फ्लैग मास्टर कह रही होती है आखिर तुमने इस पर्सन को मार क्यों दिया।
सिस्टरली कह रही होती है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और वो ओल्ड मैन कह रहा होता है आखिर अब इन बात का क्या मतलब, वो तो मर चुका है ना। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने अपने ग्रेट एनिमी को मार दिया जो होली चाइल्ड बनने की कोशिश कर रहा था। फिर दूसरी फ्लैग मास्टर कह रही होती है ये सब बात है ठीक है, लेकिन जब होली चाइल्ड सिटी में अपीयर हो गया तो उसे डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन अब जब ये मर चुका है तो आखिर हम इन सिचुएशन के बारे में डिसाइपल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, इस ओल्ड मैन ने काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर दी, हमें इस सिचुएशन को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमें इसका बैकलेस का सामना करना पड़ सकता है। और सेंटेंस कहते हैं चलो ठीक है, फिर अब हम होली चाइल्ड को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सब डिसाइपल को ये कह देना कि होली चाइल्ड 10 साल पहले ही अपीयर हो गया था और वह 10 सालों से सीक्रेटली कल्टीवेशन किए जा रहे हैं, जिससे कि उसकी कल्टीवेशन लेवल पीक ऑफ इमोर्टल असेंशन रिलम पर पहुंच चुकी है। और सिस्टरली कह रही होती है आखिर अब हम इस फेक होली चाइल्ड का क्या करें। वो ओल्ड मैन कह रहा होता है तुम डिसाइपल को बस सच्चाई बोल देना, ये पर्सन अपने आप को होली चाइल्ड बनने की कोशिश कर रहा था और ये टेस्ट को फेल हो गया, इसीलिए हम सब ने मिलकर इसको मार दिया। न्यू होली चाइल्ड के अपीयर होने से ये सारी सिचुएशन आराम से सॉल्व हो जाएगी। और सेंटेंस कह रही होती ये वर्ल्ड होली चाइल्ड का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जब ट्रू होली चाइल्ड अपीयर हो चुका है तो इसीलिए हमें इंक सेक्ट के साथ अपनी वॉर को शुरू कर देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है सिस्टर ली की और वो यांकाई को घसीट के लेके जा रही होती है। यांकाई ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली होती है, जिससे कि सिस्टर ली घबरा जाती है और यांकाई से कह रही होती है आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, मैंने तो क्लियरली तुम्हारे हार्ट के ऊपर अटैक किया था, मैं ये सब अगर अपनी आंख से देखती नहीं तो मुझे विश्वास ही नहीं होता, क्या तुम सच में ह्यूमन हो। यांकाई कह रहा होता है वेल मैं पूरी तरह से ह्यूमन हूँ भी और नहीं भी, और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं अभी तक इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन है। और सिस्टरली कह रही होती है सेंटेंस ने इस सिचुएशन के बारे में मुझे पहले एक्सप्लेन कर दिया था, तो अब से 3 दिन बाद स्पिरिट रिलीजन सेक्ट इंक सेक्ट के साथ वॉर शुरू कर देगा, और जब तुम शैडो में रह के काम करने वाले हो तो इसीलिए ली बैनर तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, हम दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। और सिस्टरली यांकाई के पास जाते हैं जहाँ पे उसने अटैक किया था, वो उसको अपनी उंगली से टच करके कह रही होती है आखिर तुम किस प्रकार के मॉन्स्टर हो। यांकाई सिस्टरली की ऐसी हरकतों से शर्मा जाता है और कह रहा होता है तुम मुझसे दूर हटो, और वो अपने कपड़े ठीक करते हुए कह रहा होता है कि तुमने ये कहा कि हम फ्यूचर में मिलके एक साथ काम करने वाले, तो फिर मुझे इंक सेक्ट के बारे में बताओ। सिस्टरली कह रही होती है तुम्हें इंक सेक्ट के बारे में क्या जानना है। यांकाई कहता है मुझे अपोस्टल के बारे में जानना है। सिस्टरली कहते हैं क्या तुम अपोस्टल की एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर हो। यांकाई कहता है मैं पूरी तरह से नहीं जानता, मैंने ये बात किसी और से सुनी थी। और सिस्टरली कहते हैं स्पिरिट रिलीजन सेक्ट को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, हमें बस ये पता है कि वो लोग इंक एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट में रहते हैं और उस जगह की प्रोटेक्शन करते हैं। हमने पिछले कई वर्षों में इंक सेक्ट के ऊपर अटैक किया है, लेकिन हम इंक सेक्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इसीलिए वो अपोस्टल वहां से कभी बाहर नहीं आए। अपोस्टल किसी प्रकार की फॉरबिडन एग्जिस्टेंस है जो इंक एबिस में रहते हैं और मिस्टीरियस तरह से अपनी पावर को इंक्रीज करते रहते हैं, और साथ ही में हमें ये भी नहीं पता कि उनकी संख्या कितनी है। यांकाई अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सीनियर मूव की हेल्प से अपनी सारी कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया है, अब इस प्राइमोर्डियल वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे डिफीट कर सके, लेकिन अभी के लिए मुझे इंक के साथ डील करना होगा, तो उसके लिए मुझे स्पिरिट रिलीजन सेक्ट पर डिपेंड होना पड़ेगा। जब मैं उस अपोस्टल को डिफीट कर दूंगा उसके बाद मैं उस प्रोफाउंड गेट को रिफाइन कर लूंगा और इंक के पीसेस को सील कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है ब्रदर जू की ओर। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैंने और ब्रदर यांग ने अच्छी बुरी मेमोरी दोनों को ही शेयर किया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो मर सकते हैं। ये तो कल ही की बात है जब डिवाइन प्लेस से ये न्यूज़ आई कि ब्रदर यांग टेस्ट को फेल कर चुके हैं और वो एक इम्पोस्टर है, इसीलिए सभी फ्लैग मास्टर ने उसको मिलके मार दिया। और उसी के बाद एक अच्छी न्यूज़ आई कि स्पिरिट रिलीजन सेक्ट का ट्रू होली चाइल्ड 10 साल पहले ही अपीयर हो गया था और वो सीक्रेटली अपनी पावर को इंक्रीज किए जा रहा था। लेकिन अगर ब्रदर यांग इम्पोस्टर है तो उन्होंने मेरी जान क्यों बचाई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इम्पोस्टर है। सच में ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा अनइमेजिनेबल है। और वो कहता है चलो फिर ठीक है, मैं इन सब के बारे में भूल जाता हूँ क्योंकि मैं स्पिरिट रिलीजन सेक्ट में ही बोर्न हुआ और सेक्ट ने मुझे काफ़ी खुश दिया है। अभी मेरे को इंक एबिस में जाना है इंक सेक्ट के साथ फाइट करने, इसीलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। और हमें राइटर बता रहा होता है कि स्पिरिट रिलीजन सेक्ट के 4 मेजर फ्लैग मास्टर ने अपनी आर्मी को प्रिपेयर किया और इंक सेक्ट की ओर चले गए उनके ऊपर अटैक करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है फुयंग सिटी लॉर्ड की ओर। उसका मैसेंजर उसके पास आके बता रहा हो कि सिटी लॉर्ड ये काफ़ी बुरी न्यूज़ है, स्पिरिट रिलीजन सेक्ट की आर्मी हमारी फुयंग सिटी में आ रही है। और वो जो फुयंग सिटी लॉर्ड वो कह रहा होता है कि पिछले 10 सालों से मैंने इंक सेक्ट से काफ़ी सारे बेनिफिट को लिया है, अब वो इम्पोस्टर जो अपने आप को होली चाइल्ड बनने की कोशिश कर रहा था वो भी मारा जा चुका है, लगता है कि मुझे
मुझे मेरा डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो मुझे इंक सेक्ट के साथ जाना पड़ेगा या तो मुझे स्पिरिट रिलीजन सेक्ट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। मेरे पास जू आती है और कह रही होती है कि ओल्ड मैन, तुमने ये कहा कि कोई मर गया, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो कि मरा कौन? सिटी लॉर्ड कह रहा होता है कि जो होली चाइल्ड बनने की कोशिश कर रहा था उसको काफ़ी सारे फ्लैग मास्टर ने मिलके मार दिया। मेरे हिसाब से उसका नाम शायद यांग का ही होगा। और वो जू कह रही होती है मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वो जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपने हाथ में उसने क्रिस्टल पकड़ी होती है। वो कह रहा होता है इस क्रिस्टल का यूज़ सिर्फ कल्टिवेटर ही कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम इसका यूज़ कर पाओगे। जू उसके हाथ से वो क्रिस्टल ले लेती है और उस पर फोकस करने लगती है और उसको एक झटका लगता है। वो कहती है सिट, ऐसा कैसे हो सकता है, वो पर्सन कैसे मर सकता है? जू को इतने गुस्से में देख के सिटी लॉर्ड घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जू कह रही होती है आखिर तुम यहाँ से भागना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? और जू अपनी एनर्जी को रिलीज करके उस सिटी लॉर्ड को अपने पास लेके आ जाती है। सिटी लॉर्ड कह रहा होता है कि मैडम प्लीज आप मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए। जू कह रही होती है तुमने ये कहा कि वो होली चाइल्ड मारा जा चुका है। सिटी लॉर्ड कह रहे होते हैं मैडम मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैंने इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया है। और जू कह रही होती तुम जानते हो कि तुम अभी क्या करना है? वो सिटी लॉर्ड कह रहे थे मैडम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इस मैटर के बारे में पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेशन करूंगा और आपको एक एक्यूरेट आंसर दूंगा। जू कह रही होती है अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो सिटी लॉर्ड वहाँ से भागने लगता है। उस सिटी लॉर्ड को वहीं पे जला के मार देती है और वो जाते हुए अपने मन में सोच रहे होते यांग के अगर तुम सच में इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो फिर तुम इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते हो? मैं खुद ही इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगी। और सिटी लॉर्ड के मेंशन से आवाज़ आती है, वो पर्सन कह रहा होता है तुमने सुना सिटी लॉर्ड मारा जा चुका है। और हमें अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है जू यांग काई के पास चल जाती है और यांग काई को ग्रीट करती है। यांग काई जू से कुछ अजीब बातें कहता है जो मुझे समझ नहीं आती है, ना ही जू को समझ आती है। जू कह रही होती है मास्टर आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? यांग काई कह रहे थे जू तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जू कह रहे थे मास्टर आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए, मुझे क्या करना है, मैं आपके ऑर्डर को हमेशा पालन करूँगी। और यांग काई कहता है तो ठीक है, फिर मुझे इंक एबिस में जाना है। जू इसकी बातें सुन के घबरा जाते और कह रहे थे मास्टर आखिर आप इंक एबिस में क्यों जाना चाहते हैं? यांग काई उससे कह रहा होता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जू कहती है अच्छा ठीक है मास्टर। और जू यांग काई को बस प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है। यांग काई उसको देख के समझ जाता है और अपने ब्लड की एक ड्रॉप जू को दे देता है। जू को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो जू होते हैं वहाँ से जाते हुए कहते हैं मास्टर मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, मैं कुछ दिन बाद वापस आ जाऊँगी। जू वहाँ से चली जाती है और यांग काई जू के बारे में सोच रहा होता है कि जू ब्लड डाउ आर्ट में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इस प्राइमोडियल वर्ल्ड ने जू के टैलेंट को सप्रेस कर रखा है, अगर वह इस वर्ल्ड से निकल कर किसी दूसरे यूनिवर्स में चल गई तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जू यांग काई के पास वापस आ जाती है। यांग काई जू से कहता है मैं तुम्हें एक कल्टीवेशन टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसकी हेल्प से तुम अपने ऊपर लगे सप्रेशन को हटा पाओगे। जू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें राइटर बता रहा होता है कि जब जू ने यांग काई की टेक्निक को सीख लिया उसके बाद फिर वो दोनों इंक एबिस की ओर निकल गए। यांग काई जाते हुए जू से पूछता है तुम अपोस्टल के बारे में क्या जानती हो? जू कहती है मास्टर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, इंक एबिस एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारे कल्ट का ओरिजिन हुआ था। जो पर्सन सेक्ट में ग्रेट कंट्रीब्यूशन करता है वो उस जगह पे जा सकता है और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। वहाँ की इंक फोर्स अनप्रिडिक्टेबल और किसी भी पर्सन के माइंड को आराम से अफेक्ट कर सकती है। आपको उस मिस्ट्री को समझना पड़ेगा और जिससे कि आपकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। उस जगह पे अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों ही है। यांग काई कह रहा होता है कि तुम्हें कल्टीवेशन करते समय इंक फोर्स और अपने बीच कनेक्शन बनाए रखना होगा, यानी कि बैलेंस बनाए रखना होगा। जू कहते हैं जब तुम उन दोनों के बीच में बैलेंस अच्छे से बना पाओगे तभी तुम अपनी पावर को इंक्रीज कर पाओगे, लेकिन जब एक बार वो बैलेंस ब्रेक हो जाएगा तब तुम वहीं पे मारे जाओगे। उस जगह पर अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों ही है। और मैंने ये भी सुना है कि अपोस्टल उस जगह से कभी जाते नहीं है। यांग काई कह रहा होता है क्या तुमने ये पता क्या कि अपोस्टल उस जगह से जाते क्यों नहीं है? जू कह रही होते वेल हमने आज तक कभी अपोस्टल से मिले नहीं, इसलिए हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यांग काई कह रहा होता है कि बाय द वे अभी स्पिरिट रिलीजन सेक्ट और इंक सेक्ट के बीच में वॉर होने वाली है, तो तुम कमांडर हो तो तुम्हें फ्रंट लाइन पे जाके वॉर करनी चाहिए। जू कह रही होते मास्टर शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, मेरा फैक्शन सिर्फ असैसिनेशन मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम इस लार्ज स्केल बैटल में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं करते, हम सिर्फ स्मॉल स्केल बैटल में ही पार्टिसिपेट करते हैं। और मास्टर वैसे तो आप स्पिरिट रिलीजन सेक्ट की ओर होगे। यांग काई कह रहा होता है हाँ तो फिर तुम अब क्या चॉइस करने वाली हो। जू कह रही होती है वेल मास्टर मैं भी आप ही के साथ आने वाली हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जा रहा होता है वो दोनों इंक एबिस की ओर आ जाते हैं। इंक एबिस की ओर दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे चारों ओर इंक एनर्जी फैली होती है। जू यांग काई को कहते हैं मास्टर आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। और जू वहाँ से इंक एबिस के मेन हॉल की ओर चली जाती है। मेन हॉल में एक पर्सन आके जू को कहता है मैडम आपको यही चाहिए था ना। जू कहती है हाँ मुझे यही चाहिए, और वो जू को वो सामान दे देता है। वो पर्सन क्या करता है मैडम हमें बाकी कमांडर ने ये बोला था कि जब आप वापस आ जाए तो आपको फ्रंट लाइन की ओर इमीडिएटली जाना पड़ेगा। जू कह रही होती है अच्छा चलो ठीक है मैं समझ गई। और यांकाई इंक एबिस की ओर देख के कह रहा होता है यहाँ की इंक फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो यांकाई के पास आ जाती है और यांकाई को एक टोकन देते हुए कहती है कि मास्टर आप इस टोकन लीजिए, आप इस टोकन की हेल्प से आराम से इंक एबिस के अंदर जा सकते हैं। यांकाई इस टोकन को ले लेता है और इंक एबिस की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जू कह रहे होते हैं मास्टर आपको संभल के जाना पड़ेगा, आप ज़्यादा उसके डीप वाले हिस्से में मत जाइएगा। यांकाई कह रहा होता है कोई बात नहीं। और यांकाई जैसे अंदर जा रहा होता है उसके काफ़ी सारे स्टोन चैम्बर दिख रहे होते हैं। यांकाई कह रहा होता है इन स्टोन चैम्बर के अंदर इंक डिसाइपल रहते हैं जो कल्टीवेशन करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। इनमें से ज़्यादातर स्टोन तो खाली है, बट कुछ ही ऐसे स्टोन चैम्बर है जिनके अंदर डिसाइपल बैठ के कल्टीवेट कर रहे हैं। वे किसी प्रकार की पावर को कंप्रीहेंड करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इंक डिसाइपल इंक फोर्स को कंप्रीहेंड करके अपनी पावर को इस तरह इंक्रीज कर जाते हैं। और वो यांकाई नीचे पहुंच जाता है। एक पर्सन यांकाई से कह रहा होता है बच्चे मुझे तुम अपना टोकन दिखाओ। यांकाई उसको अपना टोकन दिखाते हुए कहता है मेरा नाम यांकाई है। वो पर्सन कह रहा था अच्छा तो तुम्हारा नाम यांकाई है। फिर वो यांकाई के जाने के लिए अलाउ कर देता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि ब्रदर यांग तुम्हें संभल के जाना पड़ेगा, तुम ज़्यादा अपने आप को पुश मत करना और ज़्यादा अंदर तक मत जाना। यांकाई कह रहा होता है अच्छा ठीक है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं जितना अंदर तक जाऊँगा इंक फोर्स उतनी ज़्यादा डीप होती रहेगी और ये जगह उतनी ज़्यादा डेंजरस बनती रहेगी। यांकाई इंक एबिस के डीपेस्ट पार्ट में चले जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ की इंक फोर्स एक्सट्रीमली थिंक है। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने डीमन आई ऑफ एनिहिलेशन को एक्टिवेट कर सकता हूँ और अपने डिवाइन सेंस की हेल्प से आसपास के सराउंडिंग को ही सेंस कर लेता हूँ। और वो जैसे ही थोड़ा आगे पहुँचता है उसको कुछ स्केलेटन दिखते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है उसके पीछे एक क्रिएचर आ जाता है जो उसको ऊपर अटैक करने वाला होता है। यांकाई उसको अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है। उसके प्रेशर से पीछे चला जाता है और कहता है यांकाई कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो अपोस्टल यांकाई की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। यांकाई ने उसको वहीं पे मार दिया था और कह रहा होता है तो आखिरकार मैंने इसको मार दिया। और वो कहता है कि इस अपोस्टल की कल्टीवेशन लेवल ट्रांजैक्शन रिलम पे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इस वर्ल्ड में तो कल्टीवेशन का हाईएस्ट लेवल इमोर्टल असेंशन रिलम पे है। इस हिसाब से तो इस अपोस्टल को इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, इसके एग्जिस्ट करने से इस वर्ल्ड को ही ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा। और यांकाई आगे चला जाता है। आगे उसको एक गेट दिखता है और कह रहा होता है लगता है यही परफाउंड गेट होगा। इस गेट के पीछे इंक सोर्स है। वह इंक सोर्स एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जिससे कि इंक एबिस और अपोस्टल का जन्म हुआ। यांकाई को वहाँ पे कुछ फील होता है। वो कह रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मेरे को यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अपोस्टल है जो यहाँ पे जल्दी से आ रहे हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है स्टोन चैम्बर की ओर जहाँ पे एक डिसाइपल कह रहा होता है आखिर यहाँ पे चल के रहा है। फिर दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है ऐसा लगता है किसी ने इंक एबिस के रिस्ट्रिक्शन को ट्रिगर किया या फिर कोई पावरफुल बीइंग यहाँ पर आ चुका है। फिर अगले सीन में हमें एक इंक डिसाइपल को दिखाया जा रहा है। वो अपने सामने कुछ ऐसा देखता है और पूरी तरह से डर जाता है। और अगले सीन में यांकाई को दिखाया जा रहा है जिसके पीछे काफ़ी सारे अपोस्टल पड़े होते हैं। वो इंक डिसाइपल उन अपोस्टल को देख के कह रहा होता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे, इतने सारे अपोस्टल कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसी इंक डिसाइपल के चारों ओर एक इंक एनर्जी फैलने लगती है। वो डिसाइपल कह रहा होता है ये तो इस दुनिया की विल है और सारे अपोस्टल वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। यांकाई फौरन तुरंत उस डीपेस्ट पार्ट से निकल के ऊपर चले जाता है। यांकाई के ऊपर जाते हुए जितने भी अपोस्टल जो उसके पीछे आ रहे होते हैं वापस उस डीपेस्ट पार्ट में चले जाते हैं। यांकाई कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मेरे को उस प्रोफाउंड गेट को रिफाइन करना है तो सबसे पहले मेरे को इन अपोस्टल के साथ डील करना पड़ेगा। और यांकाई को नीचे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। ये और कोई नहीं बल्कि वही डिसाइपल होता है जिसके चारों ओर इंक एनर्जी फैल चुकी होती है। वो डिसाइपल कह रहा होता है तो ऐसा लगता है जब तुम्हारे ऊपर लगा सा ऑपरेशन हट जाए, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल। तो गाइज इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।